CH41 प्रहार शाम के 6 बजे एक ओझा के कुटिया में एक माटी के लोटे में धूप जलाया जाता है। उस धुएं पर हवा मारकर आग को बढ़ाने की कोशिश एक ओझा करता है। वो ओझा एक 52 वर्षीय व्यक्ति होता है और उस आदिवासी समुदाय का प्रमुख ओझा है। आंखें बांधकर मंत्र जाप से वो सुनैना के शक्ति के ऊपर कुछ झाड़ फूंक करता है। सुनैना का शरीर पानी में लटपट वहां जमीन पर पड़ा हुआ है और कोई हलचल नहीं कर रहा है। मालतू है भगवन, उस लड़की के शरीर में तो शैतान का साया है। माला, मालतू को देख, ऐसा मत कही सुनैना, जो कोई शैतान न नहीं पकड़ा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर ओझा अपने छोटे डिब्बियों से सिंदूर और चंदन का टिक्का निकाल सुनैना के माथे पर लगाकर मंत्र उच्चारण करने लगता है और बाकी के आदिवासी इस क्रिया को होते हुए देखते हैं। मंत्र उच्चारण करते करते वो समाधि में चला जाता है। अन्य आदिवासी व्यक्ति लगता है वो समाधि में जा रहे हैं, लेकिन ओझा को किसी की बात सुनाई नहीं देती और देखते देखते वो एक अलग आयाम में चला जाता है। ओझा की आंख खुलती है और वो एक अनजाने सी जगह पर है जहां चारों तरफ अंधेरा है। ओझा आसपास देख के, मैं कहाँ हूँ? वो अपना हाथ पैर मार के आगे पीछे बढ़ते हैं। उनको एक अजीब सा एहसास होता है। ओझा, ये कैसी जगह है? इधर ना ही जमीन है ना ही पानी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। अत्यंत डरावना स्थल है ये तो। तब अचानक कुछ ही दूरी पर उस घनघोर अंधेरे में एक प्रकाशपुंज उत्पन्न होता है। ओझा उस प्रकाशपुंज को देखकर, ये क्या है वे कहकर वो उस प्रकाशपुंज की तरफ बढ़ता है। इतने घनघोर अंधेरे में ये प्रकाशपुंज कहाँ से प्रकट हो गया? तभी उस प्रकाशपुंज से एक डरावनी चुड़ैल निकलती है। देखने पर इसका आकार और रखरखाव बिल्कुल उसी डायन की तरह होता है जो सुनैना के अंदर वास करती है। उसके रूप रंग को देख वो ओझा चौंक जाता है। ओझा उस प्रकाशपुंज की ओर जाते जाते रुक जाता है। हे भगवान, कौन है ये चुड़ैल? इसका तो इतना भयानक चेहरा, कान, दांत और नाखून है। क्या इसने ही सुनैना के शरीर को जकड़ा हुआ है? तभी वो डायन उस ओझा को देखती हैं, मुस्कुराती हैं और प्रकाश की गति से वहां से भाग जाती हैं और एकदम से वो प्रकाशपुंज गायब हो जाता है और पुनः सब कुछ अंधेरे में समा जाता है। ओझा, ये क्या था? वो डायन कहाँ है? वो प्रकाशपुंज तो गायब हो गया और फिर मैं अंधेरे में विलुप्त हो गया हूँ। तभी और एक प्रकाशपुंज उसके पीछे बनता है और वहीं चुड़ैल उस प्रकाशपुंज से निकलती हैं और वहां से प्रकाश की गति से भाग जाती हैं। ओझा ये देख डर जाता है। ओझा, ये क्या ये वही है या कोई दूसरी डायन? इन दोनों घटनाओं को देख वो अपने आप को संभाल पाता। अचानक उसके ऊपर और नीचे के हिस्सों में 3 प्रकाशपुंज और दिखाई देते हैं और उनके अंदर से कई सारी डायन निकलकर ओझा के सामने भाग जाती है और ये घटनाएं रुकती ही नहीं। निरंतर इतने शक्तिशाली डायनों की देख ओझा को दिमाग चकरा जाता है और कहता है, ओझा, ये कोई आम भूत पिशाच की समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर अपने शरीर में जाना होगा। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने की कोशिश करता है। मुझे मंत्र जाप करके अपने में को स्थिर करना होगा, तभी मैं अपने शरीर में जा सकूंगा। ये कहकर वो मंत्र जाप करता है और ध्यान में चला जाता है। उसका शरीर पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है और उस आयाम में उसका शरीर खुद ही तैरना लगता है। तभी उसके चेहरा पर एक बहुत शक्तिशाली प्रकाश पड़ता है जिसके कारण उस ओझा का ध्यान टूट जाता है। वो आंख खोल के देखता है कि वो एकदम एक प्रकाशु पुंज के सामने खड़ा है और उस प्रकाश सी निकली डायन उससे मुस्कुराती हुई देखती है। उसके उग्र रूप को देखकर ओझा चिल्ला देता है, ओझा जिज्जज ए। वो डायन एकदम से गति पकड़ती हैं और उसकी ओर लपकती हैं। पल भर के बाद वो ओझा वापस अपने शरीर में आ जाता है। उसे पसीने में तरबतर देख उसके पास खड़े लोग उसे पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो गिलास जमीन पर रखता है। फिर उनमें से एक आदिवासी पूछता, एक आदिवासी व्यक्ति हाथ जोड़कर, महाराज, क्या देखा आपने अपने तपस्या में? ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना? ओझा, सभी को देखकर मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मुझे थोड़ा समय और लगेगा। जैसे मैं किसी नतीजे में पहुंचूंगा आप सभी को बता दूंगा। आप सभी जाकर जश्न की शुरुआत करें। आदिवासी व्यक्ति, जैसे आप कहे मालिक। ये कहने के बाद सभी वहां से निकलते हैं, लेकिन माला को जाता देख ओझा उसे रोकता है। ओझा, माला के सिवाय सभी जा सकते हैं। ये सुन माला रुक जाती है। फिर ओझा पूछता है, ओझा, माला ये कहीं मिली थी तुम्हें? माला, जंगल में सरकार, लहूलुहान पड़ी थी ये। उसे अकेला और निहत्था जान हमने इसे गांव ले आए। ये ठीक तो हो जाएगी ना मालिक? ओझा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। इसे यहाँ नहीं रख सकते, अथवा 2-3 दिनों में इस गांव में इसके कारण एक खून का योग बन रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। माला हाथ जोड़कर, कुछ करिए मालिक, ये अकेली हैं।
और अपनी याददाश्त भी भूल चुकी हैं। इसके पहले कुछ हानि हो, आप ही कुछ राह दिखा सकते हैं। ओझा मैं मामूली से तांत्रिक हूँ, लोगों के भूत प्रेत उतरता हूँ, लेकिन आज मैंने अपने समाधि में जो देखा वो मेरी कल्पना से भी परे था। बेहोश सुनैना को देख, इसके भाग्य में बेहद कठिनाइयाँ लिखी हैं और भगवान के अलावा इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। फिर माला को देख, तुम इससे अपने साथ रखो और निरंतर जो जड़ी बूटी में दे रहा हूँ इसे पिलाती रही, जिसके कारण ये अधिकांश समय नींद में रहेगी और सभी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तब तक मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। माला ठीक है महाराज। ये कहकर वो सुनैना के पास जाती हैं। तभी वो ओझा कहता है, ओझा माला, और एक चीज, इस बातचीत को किसी दूसरे के सामने ना करना, नहीं तो इस लड़की के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माला हाथ जोड़कर जो आ गया। उधर ताकोश आधी रात अपने साथियों के साथ अपने नाग रूप में एक विशाल नदी के पास आता है। उस नदी के तट पर आकर ताकोश अपने नाग मानव रूप में आता है और नदी को थोड़ी देर देखने के बाद जोर से चिल्लाकर कहता है, ताकोश सरकाक्ष। आसपास देखता है लेकिन ताकोश को कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो जोर से उसी नाम को लेकर किसी को पुकारता, ताकोश सरकाक्ष, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं ताकोश हूँ, शीय जल से बाहर निकलो। ये कहने के बाद नदी में एक हलचल होती है और एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो उस नदी के तट से टकराती है, जिस पर ताकोश और उसके अनुयायी खड़े हैं। 2-3 लहरें टकराने के बाद एक विशाल सा सांप पानी से निकलता है, जो आकर मैं बिल्कुल ताकोश के इच्छाधारी नाग के रूप के बार बार होता है। वो उनके पास आते हैं और उसके पीछे पीछे उसी आकार के सांप खड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने शरीर को परिवर्तित कर अपने ताकोश के समान नाग मानव रूप में आ जाते हैं और नदी के तट पर खड़े हो जाते हैं। ताकोश और सरकाक्ष भाई हैं, लेकिन जहां ताकोश धरती के नागों सा सम्राट हैं, वहीं सरकाक्ष पानी के सर्पों का। उनकी बनावट भी एक जैसी है, लेकिन उनके कपड़े और आभूषण एक समान बिल्कुल नहीं। जहां ताकोश के सर एक छोटी से मुकुट और शरीर को ढकने के लिए कपड़े हैं, वहीं पूरी तरह से शाही रंग में रंगे सरकाक्ष का शरीर सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से सोने में डूबे हुए हैं। उसके शरीर पर एक मुकुट है जिस पर अनेकों प्रकार के रत्न लगे हैं और उसके कपड़े और आभूषण सोने और रत्नों के बने हैं। सरकाक्ष ताकोश को देख के पूछता है, सरकाश ताकोश, तुम्हें देख के बेहद खुशी हुई, कहते कैसे आना हुआ? ताकोश भाई, मुझे भी तुम्हें देख के बेहद खुशी हुई। मैं आया तक एक प्रस्ताव लेके। सरकाश प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? ताकोश प्रस्ताव हमारे अगले रणनीति का, प्रहार का, जो कि हमारा अगला कदम होगा। CH-42 प्रतिद्वंद्विता। सरकाक्ष ताकोश की बात सुनता है और हंसने लगता है। ये देख ताकोश को गुस्सा आता है और वो कहता है, ताकोश, क्यों हंस रहे हो सरकाक्ष? सरकाश थोड़ी दूर जाकर, ताकोश, अब तक तुमने ये पाताल लोक के सपने देखना नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें आखिरी बार भी कहा था कि ये हट छोड़ दो, ये हमारे बस का नहीं कि पाताल लोक पर कब्जा कर पाए। ताकोश, कोच में तुम समझते क्यों नहीं? हमारे साथ अन्याय हुआ था और मेरी इच्छा उस अन्याय को न्याय में बदलने का है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सरकाश नहीं, तुम्हें मेरी सेना चाहिए, मेरी सहायता नहीं। ताकोश, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, मैं हम सब के लिए लड़ रहा हूँ। सरकाक्ष, हमारे लिए नागराज वासुकी पूजनीय हैं और उन्होंने जो भी निर्णय लिया हमें उसे मानना चाहिए। हमें पृथ्वी लोक पर रहने का आदेश मिला है और इसको ना मानना खतरनाक भी हो सकता है। ताकोश, तुम डरपोक हो, इसलिए इस युद्ध से पीछे हट रहे हो। सरकाश कोथ में ताकोश की ओर बढ़ता है। अपने शब्दों को बड़े ही बुद्धिमानी से चुनो ताकोश, ये मत भूलो कि तुम मेरे राज्य में हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। ताकोश का गुस्सा खत्म नहीं होता, तभी उसका एक सलाहकार उसके पास आकर कहता है, ताकोश का सहयोगी महाराज, धैर्य से काम लीजिए। ये सुन ताकोश अपने आप को शांत करता है। ताकोश, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्रोध में आना नहीं चाहिए था। सरकाश, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वापस अपने राज्य पर चले जाओ और पाताल वासियों से युद्ध करने की इच्छा त्याग दो, ये तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की भलाई के लिए है। ताकोश, सरकाक्ष, ये हट तो मैं बिल्कुल नहीं त्यागूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन लौट के मैं आऊँगा ज़रूर। ये कहकर ताकोश वहाँ से अपने अनुयायियों को लेकर चला जाता है और सरकाक्ष वहाँ खड़े उन्हें जाते हुए देखता है। फिर अपने एक अनुयायी को इशारे से बुलाकर कहता, सरकाक्ष का सैनिक, जी महाराज। सरकाश, इस पे नज़र रखो और पल पल की जानकारी मुझे दो ताकि इसकी योजना का पता चल सके। सरकाश का सैनिक, अवश्य महाराज। ये कहकर वो सैनिक एक बेहद ही छोटे सांप में परिवर्तित हो जाता है और झाड़ियों के बीच चला जाता है। उधर जाते जाते ताकोश सरकाक्ष की बातों को याद कर क्रोधित होता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ताकोश अपने एक सैनिक को कहता है,
ताकोश, प्रत्यक्ष से संपर्क करो और पता लगाओ कि रवि और वो बाकी लोग कहाँ तक पहुँचे। मुझे पल पल की जानकारी चाहिए उससे। ताकोश का सैनिक, अवश्य महाराज। ताकोश, मैं कुछ घंटों के लिए अकेला रहने चाहता हूँ, मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। ताकोश के दोनों सैनिक सर झुकाकर ठीक है महाराज, ये कह ताकोश एक नाग रूप धारण कर जंगलों में खो जाता है। नागराज वासुकी के श्राप के बाद दो भागों में विभाजित नामों का श्रापित कुल पृथ्वी पर रहने लगते हैं। उनमें से एक समूह को सूर्यवंशी और दूसरे को चंद्रवंशी नागों द्वारा संबोधित किया जाने लगा। उनको नाम के आधार पर नाग सूर्य और चंद्र की शक्तियों से ऊर्जा अर्जित करते थे। जहां सूर्यवंशी नागों ने अपने कुल का विस्तार किसी मनुष्यों से दूर रह के किया, वहीं चंद्रवंशी नागों ने मनुष्यों के साथ मिलकर कई शक्तिशाली मनुष्यों को जन्म दिया, जिन्होंने संसार भर में कई शक्तिशाली राज्यों का निर्माण करते चले गए। और वासुकी के कहने के बावजूद भी चंद्रवंशी सर्पों ने वासुकी के कथन को पूरी तरह से नहीं माना। उधर मनुष्यों का संरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के कारण चंद्रवंशी सो को मनुष्य सदा ही पूजनीय मानते थे और उन्हें बहुत मात्रा में धन, रत्न, सोना और चांदी प्रदान करते, जिसके कारण चंद्रवंशी सर्पों की संख्या सूर्यवंशी सर्पों से कई अधिक हो गई। इधर विस्तारवाद के कारण कई बार चंद्रवंशी सर्पों का सामना यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों अथवा दूसरे सूर्यवंशी समुदायों से भी हुआ, लेकिन हर बार अपने बल और धन के कारण उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। लेकिन कहते हैं ना कि समय के आगे सभी कमजोर होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर चंद्रवंशी नागों के गढ़ खांडवपरस्त को पूरी तरह से जला के भस्म कर दिया और परशुराम अवतार के समय भी कई चंद्रवंशी नागों के राज्य समाप्त हो गए, जिसके कारण सभी सो ने मनुष्यों से दूर अपना गढ़ नदियों, झरन अथवा तालाबों के पास बनाया और वहीं रहने लगे। वो फिर भी मनुष्य के बीच पूजनीय रहे, लेकिन अब चंद्रवंशी नागों ने अपना हस्तक्षेप मनुष्य के राजनीति में बिल्कुल कम कर दिया। उधर इतने सालों से पृथ्वी पर रहने के बावजूद कभी इन दोनों प्रजातियों में किसी प्रकार का आपसी सहयोग नहीं दिखा और परस्पर कुछ मामलों में प्रतिद्वंद्विता करते हुए दिखाई देते थे। सालों पहले एक महर्षि, जो दोनों सर्प प्रजाति के राजपुरोहित थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक शक्तिशाली नागराज इन दोनों विशाल साम्राज्य को मिलाएगा और वो नागराज सूर्यवंशी सर्पों के परिवार में जन्म लेगा, जिससे चंद्रवंशी और भी चिढ़ने लगे। सरकाक्ष को अपनी शक्ति, सेना और बल पर बहुत घमंड था, लेकिन मन ही मन वो ताकोश से बेहद डरता था, क्योंकि उसकी दृढ़ता सरकाक्ष से कई अधिक प्रबल थी। अगर वो और उसके पूर्वज चाहते तो पूरे सूर्यवंशी सर्पों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये कर वो नागराज वासुकी और उनके अपने लोगों के रोष का भागीदार नहीं बनना चाहते थे। एक सुनसान जंगल में अश्वत्थामा भगवान गणेश की उपासना में लगे हुए हैं। वो एक अंदरूनी जंगल में स्थित गणेश मंदिर के अंदर अपनी तपस्या में विलीन है। तभी मंदिर के चौखट से एक नाग मंदिर के अंदर आता है। उस नाग की आहत सूत्र अश्वत्थामा की आंखें खुल जाती हैं। अश्वत्थामा, यहाँ आना के कष्ट कैसे किया? नागराज, ताकोश, ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि ये मैं हूँ? अश्वत्थामा खड़े होकर, अपने मित्र की आहत कौन नहीं पहचान सकता? ताकोश, अपने असली रूप में आकर, तुम मेरे मित्र नहीं, तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन अपने अहंकार में डूबे हुए मेरी इतनी विनतियों के बावजूद तुमने मेरा सदा तिरस्कार किया है। अश्वत्थामा गणेश की प्रतिमा को प्रणाम कर मंदिर के बाहर चले जाता है और उसके पीछे पीछे ताकोश भी चल देते हैं और क्रोध के स्वर ताकीश कहता है, ताकोश, क्या हुआ? तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया? अश्वत्थामा एक पेड़ के पास बैठकर कहते हैं, अश्वत्थामा, मैंने किसी का तिरस्कार कभी नहीं किया। मैं स्वयं तिरस्कार का भागी हूं और जहां तक मदद करने की बात है, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो यो एक पाप है। ताकोश, कैसा पाप? कौन सा पाप? क्या अपने जीवन में हुए अन्याय को न्याय में बदलना एक पाप है? अगर है तो ये पाप मैं बार बार करना चाहूंगा। मैं उस वासुकी को नागों का सम्राट कभी मान ही नहीं सकता। उसने ऐसा क्या किया है मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, कि मैं उसे सम्राट कहूं? मैंने अपने परिवार को युद्ध में और अपने पिता को टिल टिल कर मरते देखा है। मेरे समृद्ध लोग को किस तरह उन चंद्रवंशियों ने अनैतिकता से खत्म किया, उन सबका साक्षी हूं मैं। तो तुम ही बताओ द्रोणपुत्र, क्या मैं गलत हूं? क्या अपने साम्राज्य के लिए लड़ना सही नहीं है? अश्वत्थामा, प्रभु की लीला बड़ी ही निराली होती है। पल पल ये आपकी परीक्षा लेती हैं और पल पल आपको ये समझना होता है कि धर्म और अधर्म की तुला में आप कहाँ खड़े हो। मैंने भी एक पाप किया था और एक ऐसे शिशु की हत्या करनी चाहिए जिसका जन्म भी संसार में नहीं हुआ था, और उसका फल मैं आज तक भोग रहा हूं। मित्र, तुम्हें तुम्हारे लोगों को समृद्ध बनाने के पूरा अधिकार है, परंतु अपने
सूझबूझ और नाग धर्म का आचरण कर ही तुम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारा हित कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन जब तुम क्रोध में संपूर्ण नागलोक को भस्म कर देनी की बात करते हो तो तुम्हारे अंदर मुझे मेरी ही छवि दिखाए देने लगती है, जिसने धर्म को संपूर्ण रूप से नाश करने की कोशिश की थी। ताकोश अश्वत्थामा, मेरी बातों को समझो। तुम एक महान योद्धा हो, तुम्हारी शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक बार, बस एक बार मेरी मदद कर दो। अश्वत्थामा, नहीं कर सकता। मैं संसार के किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप करना मेरे लिए वर्जित है, और जहां तक शक्तियों का सवाल है तो परम प्रतापी भगवान कृष्ण अगर साधारण मनुष्य की भांति जी सकते हैं तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। ताकोश, ये एक झूठ है, और अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते में भी आने की कोशिश मत करना। ये कहकर ताकोश क्रोध में उस जगह से चला जाता है। CH-43 एक और मौत। अगली सुबह के 10 बजे माला की कुटिया। एक बूढ़ी औरत कुटिया के अंदर खाना पका रही है और उसके पास में सुनैना लेती है, जो बेहद ही गहरे नींद में है। उसे देखकर बूढ़ी औरत कुछ सोचने की कोशिश करती है। तभी माला कुटिया में कुछ लकड़ियां और जड़ी बूटियां लेके आती। माला, माँ, मैं आ गई। माला की माँ, अरे लकड़ियां लागी बिटिया, दे दे थ। ये कहकर वो माला के हाथ से लकड़ियां ले लेती हैं और माला उनके पास जड़ी बूटियां रख देती हैं। फिर उसकी माँ उठकर उसे एक लोटा पानी का देती है। माला, शुक्रिया माँ। माला पानी पीने लगती है। फिर उसकी माँ सुनैना की ओर देखकर कहती है, माला की माँ, ये कल से सोती जा रही है बेटा, इसे कुछ खिलाओ, नहीं तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगी। माला, हाँ माँ, खिलाती हूँ। क्या बनाया है अभी? माला की माँ, कद्दू की सब्जी है और चावल। माला, ठीक है। वो चावल और गरम सब्ज एक थाली में परोसती है, फिर जड़ी बूटियों को धोकर उससे पीसने लगती है। ये करता देख उसकी माँ उसे सवाल करती है, माला की माँ, गांव वाले कह रहे थे कि इसके अंदर भूत पिशाच की बाधा है, क्या ये बात सच है? माला, किसने कहा आपसे? माला की माँ, लोग कह रहे थे। माला, और आपको क्या लगता है? माला की माँ, मेरी को तो बच्ची बहुत कमज़ोर लग रही। माला, सही कहा आपने, कमज़ोर हो गई है। लोगों की बातों में ध्यान मत दो, वो बात का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने उसे ओझा के पास लेके गई थी, उसने ये जड़ी बूटी देने को कहा है। इसे थोड़ी कमज़ोरी रहेगी पर इससे ही ठीक हो सकती। जड़ी बूटी पीसने के बाद माला सुनैना के खाने में वो पीसी हुई जड़ी बूटी डालकर सुनैना के पास खाना लेके जाती है और सुनैना को उठाती है। माला, नींद से सुनैना को जग के, सुनैना, सुनैना, उठो। सुनैना, खाना खा लो, कल से कुछ भी नहीं खाया तुमने। सुनैना, अपनी नींद से उठकर सोने दो माला, बहुत नींद आ रही है। माला, नहीं, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, खाना खाओ चुपचाप। शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और आपको कोई फिक्र ही नहीं, उठिए, मुंह खोलिए। सुनैना को बिठाकर माला अपने हाथों से उसे खिलाती है। सुनैना कुछ कहने की कोशिश करती है। माला, नहीं, कुछ भी मत बोलिए, बस खाना खाइए। आप घोड़ा खाना खिलने से सुनैना को फिर से नींद आने लगती है। माला उनकी चेहरे पर थपथपाकर पूछती है, माला, आपके दोस्त कब तक आएंगे? सुनैना, है माला, आपको दोस्त जिनको आपने फ़ोन किया था वो कब तक आएंगे? सुनैना, कब किया फ़ोन? माला, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपने जिन्हें फ़ोन किया था ना, वो लोग कब तक आएंगे? सुनैना, अच्छा, युक्ति, 3 दिन में आएंगे। माला, 2 दिन तो हो गए, तो शायद कल आएंगे। सुनैना, हाँ, कल आएंगे, अब मैं थोड़ा सो लूँ। माला, खाना पूरा खाए बिना सोने नहीं देंगे आपको, हम जल्दी से खाना खाइए। रात के 2 बजे माला की कुटिया। माला, उसकी बहन और माँ गहरी नींद में सो रहे हैं और उसके पास में सुनैना भी बड़े ही गहरी नींद में सो रही हैं। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसकी आंख में अलग ही चमक है। सुनैना जल्दी से उठ जाती है और माला और उसके परिवार गुस्से में घूरने लगती हैं और उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसके दांत, नाखून बढ़ जाते हैं और उसके कान भी बड़े हो जाते हैं। बिना कोई आवाज़ किए वो माला और उसके परिवार को घूरने लगती है, जैसे उसकी इच्छा उन्हें मारने की हो रही है। लेकिन वो बाहर की ओर देखती हैं और कुटिया से बाहर निकल जाती है। DFO के इलाका। रात के 3 बजे 2 अफसर रात में जानवरों पर नज़र रखने के लिए जंगल में तैनात हैं। उनमें से एक अपने फ़ोन पर राही और किशोर के गाने सुन रहा है और दूसरा अपने चेयर पर सो रहा है। वो दोनों जंगल से ऊपर स्थित अपने ऑब्जर्वेशन टायर पर बैठे हैं। दूसरा अफसर अपने जेब से बीड़ी का पैकेट निकल उसमें से एक बीड़ी निकाल उसे पीने लगता है। रात में चारों तरफ सन्नाटा है और उन गानों को सुनकर उनमें से एक जगा हुआ। तभी अचानक से कोई आवाज़ पर उस अफसर की ध्यान जाता है। वो अपने फ़ोन के गानों की आवाज़ काम करता है और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत हलचल वो ऑब्जर्वेशन टावर के बेस पर महसूस करता है। अपने साथी को जाग कर कहता है। पहला अफसर अपने साथी को जागते हुए, उठी, उठो, मैंने अभी एक शेर देखा है।
दूसरा अफसर, बिना अपनी आंखें खोलो, तुम नींद में ही क्या? शेर कभी इंसानों के पास नहीं जाता, सपना देखा होगा तुमने। पहला अफसर सोच में पड़ जाता है, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, शेर तो कभी इंसानों के इलाके में नहीं आते, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? तभी कुछ ही दूर नीलगाय की एक झुंड पर हमला होता है। उन मरते हुए नीलगायों की आवाज़ सुन दोनों अफसर सहमा जाते हैं। पहला अफसर में किसकी आवाज़ थी? दूसरा अफसर, ये तो नीलगाय की आवाज़ है, जल्दी चल के देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तस्कर ने इनके शरीर और सिंह के बदले इन्हें मारा हो। पहला अफसर, हाँ चलो। दोनों टॉर्च और अपनी अपनी बंदूक लेकर जंगल में उस आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। हल्के हल्के आगे बढ़ते हुए वो दोनों इशारे से आसपास के जंगल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से उन्हें जमीन पर खून की बूंदें दिखाई पड़ती है और वो उन खून के दाग का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर मरी हुई नीलगाय दिखाई देती हैं और उसके पास एक स्त्री को देखते हैं जो उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई हैं। उस सुनसान जंगल में केवल एक स्त्री को देखकर वो धीरे से उसकी ओर बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक दूसरे को देखते हैं और अपनी अपनी सीटी बजाते हुए उस स्त्री की ओर भागते हैं। उनमें से एक कहता, पहला अफसर, कौन है उधर? भागना मत, नहीं तो हम गोली चला देंगे। लेकिन वो स्त्री हिलती नहीं और वहीं बैठी हुई होती है। भागते भागते वो उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं और उस पर टॉर्च की लाइट मारकर उनसे एक कहता है, पहला अफसर, बुढ़िया, हम तुमको इस नीलगावी को मारने। उन दोनों अफसरों का गाला सूख जाता है जब वो उस भयानक डायन को नीलगाई को खाते हुए देखते हैं। उस भयानक स्त्री के नाखून और दांत और उन पर लगा खून देख के उनकी रूह कांप जाती है। उस भारी भरकम नीलगाय के पेट को फाड़ उसके आंतों का हश्र देख उनके हाथ से बंदूक नीचे गिर जाता है। वो डायन खाते खाते उनको पलट के देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं और अपने एक ही हाथ से उनमें से अफसर के शरीर को दो टुकड़े में काट देती हैं और उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर जाता है। खून के छींटे पूरे जमीन पर गिरता है और उसमें से कुछ बूंदे दूसरे अफसर के कपड़े और चेहरे पर भी लग जाता है। उन बूंदों को छूकर दूसरा अफसर होश में आता है और वहां से चिल्लाकर भागता है। दूसरा अफसर, एच, बचाओ बचाओ। लेकिन वो डायन उसका पीछा कर उसे भी खत्म कर देती हैं और दोनों अफसरों के शरीर का भक्षण करती है। फिर पेट भरने के बाद वो उस जंगल में चलते चलते बहुत आगे निकल जाती हैं। सूरज की रोशनी की पहली किरण उस जंगल पर पड़ती है और धीरे धीरे पूरा जंगल उजाले से भर जाता है। वो डायन धीरे धीरे सुनैना का शरीर छोड़ देती हैं और एक सुनसान हिस्से में चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती हैं। माला की कुटिया, सुबह के 6 बजे। सोती हुई माला को उसकी माँ जागते हुए, माला की माँ, माला, माला, उठ, जल्दी उठ। माला आंख खोलकर, क्या हुआ माँ, सोने दो ना। माला की माँ, अरे माला, सुना तूने जंगल में क्या हुआ? 2 जंगल के अफसर बाघ के हमले में मारे गए। अब जंगल के इस हिस्से में बाघ आ गए हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। माला पे सुन। माला सुनैना के चटाई की ओर देखती है और उसे आसपास ना देख पूछती है, माँ, सुनैना कहाँ है? माला की माँ कुटिया के बाहर से बोलती है, नहीं पता, सवेरे से नहीं देखा। माला, हे भगवान। माला उठ जाती हैं। जंगल के अनजान हिस्से में सुबह 9 बजे माला अकेली ही सुनैना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। पिछले 3 घंटे से बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी को बताए वो अकेली जंगल की ओर निकल गई। माला सुनैना को पुकारती हुई, सुनैना, सुनैना। फिर भी यो हार नहीं मानती और जंगल भर घूमती है। माला, हे प्रभु, कहाँ है ये लड़की? ये तो मरवाएगी मुझे। फिर से चिल्लाते हुए, सुनैना, सुनैना। तभी आसमान में उसे कुछ ही दूरी पर गिद्ध उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो उधर चली जाती हैं और देखती हैं कि सुनैना जमीन पर लहूलुहान लेटी हुई है। उसके पास जाकर उसका सर अपने पैरों पर रखकर उसको उठाने की कोशिश करती है। दोपहर के 3:17। माला, सुनैना, सुनैना, उठी उठी। आसपास गिद्धों को देखकर माला डर जाती हैं और सोचते हुए कि सुनैना कोई भारी चोट लगी है उसके कपड़े के अंदर अपना हाथ डालकर देखती हैं, लेकिन पूरे शरीर पर देखने के बाद वो थोड़ी असमंजसमयी दिखती देती हैं। माला, इसके शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं है, तो ये खून के दाग कहाँ से आए? क्या है थे? सुनैना को देख। CH44 प्रतिक्रिया, सुबह के 11 बजे। इसकी फैसिलिटी। दीपक, जो लेबोरेटरी में डायन के अवशेषों का निरीक्षण कर रहा है, तभी उसके पास भागते हुए एक इसका अफसर आता है और कहता है, सीनियर अफसर सर, एक खबर आई है, लासा से वहां पर 2 फॉरेस्ट अफसर की लाश मिली है। हमले का पैटर्न बिल्कुल सामान है और हमने उन लाठी को एक्वायर कर लिया है और केस को बंद करने की ऑर्डर दे दिया है। दीपक का, लासा, ये किधर है?
सीनियर अफसर सर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आना वाला एक छोटा सा कस्बा है। दीपक कह तो ज़रूर ये सुनैना वहीं कहीं छुपी होगी। हमारे बेस्ट अफसरों को जल्दी से उस मिशन के लिए तैयार करो, और अगर वहाँ गौरव मिले तो उसे भी फैसिलिटी में लाने के लिए प्लान बनाओ। मुझे ये दोनों हर हाल में हमारे फैसिलिटी में चाहिए। सीनियर अफसर जी सर। उधर ताकोश ज़मीन के नीचे दबे अपने आलीशान गुफा मैं अकेला अपने आराम कक्ष में बैठा हुआ है। इतने में कुंज नाग सेविकाएं आती हैं और उसे प्रणाम कर कहती है, नाग सेविका, एक बहुत ही सुंदर नागन्या, महाराजी की जय हो। आपसे मिलने के लिए आपका दूत आया है और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। ताकोश, उसे तुरंत अंदर भेजो। नाग सेविका, दूत के पास आकर जो अतिथि गृह में इंतजार कर रहा है, आपके महाराज ने अभी बुलाया है। दूता, शुक्रिया। ताकोश अपने आराम कक्ष में अकेला बैठा हुआ उस अंधेरे कमरे में दीपक की रोशनी प्रकाश का एकमात्र स्रोत है जो उस आराम कक्ष को प्रकाशित कर रही है। थोड़ी देर बाद वो नाग सेविका उस दूत को लेकर आती है। उस दूत को देख ताकोश खड़ा हो जाता है। दूता, प्रणाम महाराज। ताकोश नाग सेविका को इशारा करते हुए, तुम जा सकती हो। ये सुन नाग सेविका ताकोरा को प्रणाम कर उस आराम कक्ष से चली जाती है। ताकोश दूत को देखते हुए, कहो क्या सूचना है। दूता, महाराज, एक बुरी खबर। प्रत्यक्ष के अनुसार मनुष्य ने भरत की लाश एक नहर से निकल लिया है और वो अब इस बात को सुझाने में लगे हैं कि उसका खून कैसे हुआ और उसकी जगह में उसके घर पर कौन उपस्थित था। उनको रवि के बारे में पता चल गया है और वो जोर शोर से उसे ढूंढ रहे हैं। ताकोश, हम और रवि, उसकी कोई खबर। दूता, महाराज, हमारे सूत्र के अनुसार रवि ने भी अपना मार्ग बदल दिया है और वो प्रत्यक्ष के कथन को ना मानकर कहीं और जा रहा है। ताकोश, ऐसा क्यों। दूता, मुझे लगता है कि उसे भी भरत की हत्या का अंदेशा हो गया है और अब लासा की ओर जा रहा है। ताकोश, ये तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो लासा ही जा रहे हैं। दूत, हाथ जोड़कर, महाराज, अश्वत्थामा के शरीर से उत्पन्न पापानी की बात तो आपसे अनभिज्ञ नहीं है। लासा के जंगलों में उसने 2 मनुष्यों का शिकार किया, जिसके बाद वहां के मूल निवासियों में हड़कंप मच गया है। लोगों से बातचीत कर हमें इस बात का भरोसा हो गया कि उसी जंगल भी भीलों के बीच सुनैना नाम की एक कन्या रह रही है, जिससे वो पापानी अपना अगला शरीर बनाने वाली है। हमारा अंदेशा है कि गौरव ने रवि को लासा जाने के लिए माना लिया है और बहुत जल्द वो सुनैना तक पहुंच जाएंगे। ताकोश, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे उनकी पल पल की सूचना चाहिए और हमारे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करो लासा चलने के लिए। हम उन लोगों को वहीं से अगवा कर लेंगे। दूता, लेकिन महाराज, इन तुच्छ मनुष्य को अगवा करने के लिए आपको आपके शक्तिशाली सर्पों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम काफी होंगे। ताकोश, तुम समझे नहीं, एकलौता हम नहीं हैं जिसे गौरव बाह्य, वहां वो इसके अधिकारी भी होंगे जो उन पर हमारे अलावा नजरें रखे हुए हैं। हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। दूत, अवश्य महाराज, मैं अभी इस कार्य पर लग जाता हूँ और आपको इस पर पल पल की जानकारी देता हूँ। ये कहकर दूत वहां से चला जाता है। सुबह के 1 बजे डीएफओ ऑफिस के पास गौरव, रोहन और युक्ति रवि की गाड़ी के बाहर रवि का इंतजार कर रहे हैं। आते जाते गाड़ियों से छुपकर अनूर वहां जुटती हुई भीड़ को देखकर उनको एक अजीब से अंदेशा होता है। रोहन में कैसी भीड़ जम रही होगी, गौरव नहीं पता। इतने पुलिस वालों को देख वो खुद ही छानबीन करने निकल गया और हमको छुप के रहने की सलाह दी। उसके आने पर ही इस बात का पता चलेगा कि इतनी भीड़ किस चीज के लिए जम रही है। युक्त रास्ते भर उसने वही जगह चुनी जहां पर पुलिस की संख्या ना के बार बार ही, इसलिए तो हम यहां तक आ पाए हैं। आगे भी वो हमारी मदद करेगा। रोहन, हाँ ऐसा ही हो। गौरव को देख, तुम्हें सुनैना की औरा महसूस हो रही है क्या। गौरव, नहीं, बिल्कुल ना के बार बार है। या तो वो इस हिस्से को छोड़कर चली गई है या तो वो सो रही हैं। युक्त, ऐसा मत बोलो गौरव, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ तक आए हैं। भगवान करे मिल जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कैसी कैसी चीजें बीती होंगी उस पर। हमें उसे ठीक करने का उपाय जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। रोहन, वो तो ठीक है, लेकिन उपाय के बारे में किसी ने सोचा है। 1 महीने का समय खाम होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इससे पहले कोई जवाब देता, गौरव दूर से रवि को देख लेता है जो अपने शाल से अपने मुंह को आधा देखा अपनी गाड़ी को और आता है। युक्त, वो रहा रवि, अपन गाड़ी की ओर जा रहा है। अपनी गाड़ी में बैठ। रवि गाड़ी स्टार्ट करता है और उन तीनों के पास गाड़ी रोक के कहता है, रवि बैठो जल्दी, कुछ बातें पता चली है, यहां से निकल के कहता हूँ। थे सुन, तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उस डीएफओ और पुलिस के भीड़ से दूर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद वो पहाड़ पर स्थित मंदिर के पास रुकते हैं और
भगवान के दर्शन के बाद मिले प्रसाद से अपना पेट भरते हैं। रोहन रवि से प्रसाद लेते हुए, हे भगवान, कितने दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। रवि, प्रसाद है, खा लो चुपचाप, नहीं तो इसके भी लाते पच जाएंगे। उस मंदिर उनके अलावा एक पंडित होता है जो कि अंदर रामायण का पाठ कर रहा है, बाहर बैठे ये चारों प्रसाद खा रहे हैं। फिर उसके बाद रवि कहता है, रवि तुम लोगों ने अच्छा लिया छुपके, किसी के नज़र में नहीं आए। अंदर तो पुलिस और डीएफओ अफसरों का तांता लगा हुआ है, शायद उनके बीच इसके अफसर भी हो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को निकाल लाया। युक्त क्या हुआ डीएफओ ऑफिस में इतनी भीड़ क्यों लगी है? रवि, जंगल में 2 डीएफओ अफसरों और एक नीलगाय की लारों मिली हैं। उनकी हत्याएं ठीक वैसी ही हुई जैसे अश्वत्थामा के मंदिरों के आसपास होती हैं। गौरव, मतलब सुनैना यही आसपास है? युक्त, क्या इस केस की छानबीन हो रही है? रवि, हाँ, इसकी छानबीन तो हो रही है, लेकिन पुलिस की जगह इसके अफसर इस केस को स्टडी कर रहे हैं। उनको ज्यादा देर नहीं लगेगा सुनैना को पकड़ने के लिए। रोहना, तो हमें कुछ करना होगा। पूही हाथ पे हाथ धरे, हम नहीं बैठ सकते। रवि, पागल मत बनो, जंगल के पूरे एरिया को जांच रहे हैं और बहुत मात्रा में पुलिस और अन्य अफसर वहां तहकीकात में लगे हैं। अगर हम जंगल जाएंगे तो पके जाएंगे। युक्त है, तो क्या करें हम? रवि, इंतजार, मुझे उस आदिवासी कबीले की जगह मिल गई है और हम शाम में उस जगह के लिए निकलेंगे। इस उबड़ खाबड़ इलाके में बहुत सारे आदिवासी कबीले हैं और इसको भी एक दिन का वक्त लगेगा ही पूरे कबीलों से पूछताछ करने के लिए। रोहन, नहीं, मुझे नहीं लगता इसको सुनैना के बारे में पता है और वो हमारे आकलन से कई ज्यादा तेजी दिखा सकती है। मेरा मानना है कि हम अभी चलते हैं और सुनैना को इंद निकलते हैं। रवि, तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो, ये प्रतिक्रिया हमारे लिए भारी पड़ सकती है। गौरव, मैं रोहन से सहमत हूँ। इसके पास तहकीकात के लिए एक बहुत बड़ी फौज है और लोकल पुलिस भी उनकी मदद कर रही है, और अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना होगा। रवि, जोर से सांसें लेने के बाद, तो बताओ क्या करें? युक्त, हमें उस कबीले तक ले चले, बाकी हम संभाल लेंगे। रवि, ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं, लेकिन मेरी 2 बातें तुम्हें माननी होगी। पहली, मेरे इजाज़त के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे, और दूसरी, तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। मेरे गाड़ी में कुछ कपड़े हैं, उन्हें जल्दी से पहन लो। युक्त, रोहन और गौरव को देख के, ठीक है। CH-45 हस्तक्षेप, शाम के 4 बजे ओझा की कुटिया में एक जोरदार थप्पड़ माला की माँ माला के गाल पर जड़ती है। रोती हुई माला को देख उसकी माँ का हृदय नहीं पसीजता। उन दोनों के अलावा उस कुटिया में घायल अवस्था में सुनैना एक चटाई पर लेटी हुई है और ओझा माला की माँ को शांत करते हुए कहता है, ओझा, इसमें माला का कोई दोष नहीं, उसने जो भी किया सुनैना की भलाई समझ के किया है। माला की माँ ओझा को देखकर, भलाई, इस लड़की ने 2 इंसानों को मार दिया, सुनैना की तरफ इशारा कर, और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ना जाने कितने और लोगों की जान जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे सारी बात दी, वरना मुझे तो माला ये बातें कभी नहीं बताती। माला को गुस्से से देखते हुए, ओझा, मैंने ही माला को कहा था कि इस बात की चर्चा किसी से ना करना, क्योंकि इस लड़की के शरीर में अलग प्रकार के शैतान का वास है, और अगर ये लड़की मर भी गई फिर भी इसके अंदर बैठा हुआ शैतान नहीं मरेगा। तो इस रहस्य के बारे में केवल 3 लोग इस गांव में परिचित हैं, एक माला, एक तुम और एक मैं। माला की माँ, इस रहस्य को दबाने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। इस लड़की को घर में रखने मतलब मौत को दबा देना। अब आप ही इसका कोई उपाय निकाले। ये कहकर माता की माँ माला को गुस्से से देखते हुए कुटिया से बाहर चली जाती है। रोती हुई माला को सांत्वना देते हुए ओझा कहता है, ओझा, रोना बंद करो बेटी, जो कुछ भी संभव था तुमने अपनी ओर से किया। माला, माँ ठीक कह रही हो, अगर मेरी माँ और मेरी बहन को सुनैना के कारण कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार मैं ही होती। ओझा, ऐसा कभी नहीं होता। माला, अपनी आंसू पोंछ के, क्यों? ओझा, अगर वो चाहती तो कल रात ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार को साथ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, सुनैना के ऊपर अभी भी पूर्ण रूप से उस शैतान ने कब्जा नहीं किया है, और मुझे लगता है कि वो अपने नज़दीकी लोगों पर कभी कोई हानि होने नहीं देगी। और माला, और दूसरा, ओझा, दूसरा, ये हो सकता है कि वो शैतान सुनैना के आसपास के वातावरण को भली भांति जानती हैं और उसे कोई ऐसा चाहिए जो सुनैना के शरीर की रक्षा करे जब तक वो उस पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा लेगी। माला, फिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर हमने कुछ नहीं किया तो सुनैना के जान को खतरा है। ओझा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा बेटी। तभी अचानक से ओझा को किसी चीज का आभास होता है और मन ही मन में सोचता है, ये किसकी शक्ति है जो मेरी कुटिया के पास आ रही है? शक्ति ज्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी चौकसा रहना होगा। माला ओझा के चेहरे को हाव भाव को देखकर
महाराज, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ओझा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे पास आकर बैठो। कोई मेरी कुटिया की ओर आ रहा है। माला एकदम से ओझा के पास आकर बैठ जाती है और उसे आभास होता है कि कोई कुटिया के बाहर खड़ा है। तभी गौरव बाकी सभी के साथ कुटिया का अंदर आता है। ओझा, कौन हो तुम? क्या काम है आपको? गौरव, मेरा नाम गौरव है, हम सुनैना को लेने के लिए आए हैं। तभी जमीन पर लेटे बेहोश सुनैना को देखा युक्ति उसकी और भागती है। युक्ति सुनैना सुनैना उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठती नहीं। क्या हुआ है इसे? ओझा, ये बेहोश है, मेरे दवाई के प्रभाव के कारण यो अभी सो रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरा जवाब नहीं दिया। कौन है आप? माला, ये लोग सुनैना के दोस्त हैं और उसे ले जाने के लिए आए हैं। ओझा थोड़े असमंजस में माला की ओर देखता है तो माला आगे कहती है, माला, हाँ, सुनैना ने इनको 2 दिन पहले फ़ोन किया था डीएफओ के ऑफिस से। बेचारी की याददाश्त खो गई थी, लेकिन इनका नंबर था सुनैना के पास, तो इस प्रकार इन्हें पता चला और मैं यहाँ तक आ गए। रवि, क्या डीएफओ के ऑफिस से? रोहन और युक्ति को देखकर इसका मतलब है इस वाले यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कोई दूसरे तीखाने के ओर चलना होगा। गौरव ओझा की ओर देख के, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें कोई महफूज जगह चलना होगा। ओझा, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर एक ऐसी जगह है, माला आपको वहां तक ले जाएगी और मैं सुनैना को लिए पीछे पीछे आता हूँ। गौरव, ठीक है, फिर चलते हैं। रवि, गौरव, पुक्ति और माला रवि की गाड़ी में बैठते हैं और वहां से गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाते हैं। वहीं झाड़ियों के पास एक इस अफसर निरंतर उस ओझा के कुटिया के पास अपने दूरबीन से नजर बनाए हुए हैं। उनके जाने के बाद वो अपने रेडियो पर कहता है, जूनियर अफसर सर, ओमेगा इस ऑन थी मूव। दीपक, जाने दो उन्हें, हमें अगर उन्हें और उस ओझा को दबोचना है तो ऐसा उन आदिवासियों से दूर रह के करना होगा, नहीं तो ओझा हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। उन पर नजर रखो और पल पल की खबर दो मुझे। जूनियर अफसर, ठीक है सर। शाम के 7 बजे जंगल के बीच एक अनजान कुटिया। माला उस कुटिया में कई दीप जलाकर चारों तरफ रखती हैं और उस कुटिया को थोड़ी बहुत रोशन कर देती हैं। ओझा को गौरव ने अब तक की सारी घटना का विवरण दे दिया है। उसे सुनने के बाद ओझा कुछ देर के लिए सोचता है और फिर कहता है, ओझा, तो तुम भूत पिशाच की शक्ति की पहचान सकते हो, उन्हें देख सकते हो, इसलिए तुम्हारी शक्तियां उन्हीं की भांति हो गई। जब मैंने तुम्हें अपने कुटिया में आते हुए महसूस किया तो मैंने तुम्हें कोई और समझ बैठा। गौरव, नहीं, मैं हूं तो एक मनुष्य ही और इसी एकमात्र शक्ति के कारण मैंने सुनैना और आपका पता लगाया। पहले तो मुझे किसी की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर आए, आप दोनों की शक्तियां बढ़ती चली गई और इस प्रकार हम आपके पास आ सके। ओझा, तो इसका ठीक करने का कोई उपाय? रोहन, नहीं, जब तक कोई उपाय नहीं सुना है। रवि दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें सुनते हुए सिगरेट पी रहा है। उधर ओझा अपनी आंख बंद कर कहता, ओझा, जब पहली बार माला ने सुनैना को मेरे पास लाया तब इसे मामूली झाड़ फूक का मामला समझ मैंने इसके मस्तिष्क में प्रवेश किया और वहां जो मुझे अनुभूति हुई उसे बयान करना कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप सभी को समझाने की। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। आगे ओझा कहता है, ओझा, मैंने जब अपनी शक्ति से सुनैना के मस्तिष्क में झांकने का प्रयास किया तो मैं एक ऐसा आयाम में पहुंचा जहां बहुत अंधेरा था अपने शरीर के सिवाय और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस आयाम में नहीं कोई जमीन थी और नहीं कोई जल स्रोत, एक अजीब प्रकार का सूनापन। तब मैंने पहली बार सुनैना के अंदर के डापन को देखा जो निरंतर उस आयाम में एक प्रकाशपुंज से निकलकर बिजली की स्फूर्ति के भांति वहां से जा रही थी। रोहन, आपका निरंतर से क्या मतलब है? ओझा, वहां उसी डायन का कई रूप उसी के भांति निरंतर दिखती और गायब हो जाती थी। उसकी शक्तियां और समर्थ का पता लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था रथे, लेकिन आप इसको सही कैसे मान सकते हैं? ये एक सपना भी तो हो सकता है। ओझा, ये सपना बिल्कुल नहीं था। मैंने कई भयानक आत्माओं का सामना किया और अपने लोगों की रक्षा उनसे की, लेकिन इसकी शक्ति के सामने मैं अपने आप को बेहद ही कमजोर मानने लगा। रवि, आपके झाड़ फूक की कहानी उनको सुनाइए जो ये सुतरा पसंद करते हो, हमें नहीं। अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो उन मौतें को होने से क्यों नहीं रोका? ओझा, लगता है कि तुम अलौकिक ताकतों पर यकीन नहीं रखते, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कार्य पर बड़ा डाल रहा है। पुत्र रवि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी भी चीज को मानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है जो कि ना ही आप में और उन अश्वत्थामा के होने वाले हत्याओं में है। ओझा हंसते हुए, बेटा, हर चीज का प्रमाण नहीं दिया
जाता युक्त है रवि, हम जानते हैं कि तुम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। हम जितना चाहे उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। सुनैना की बेहोश शरीर को देखकर हमने भी अपने कई साथी खोवे और अब सुनैना को कभी भी खोना नहीं चाहेंगे और सब कुछ करेंगे उसे ठीक करने के लिए। रोहन, लेकिन बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। ये निरंतर का क्या अर्थ हुआ? क्या हमारे सामने एक से ज़्यादा एंटिटीज हैं? गौरव, नहीं बाबा, जिस आयाम की बात कर रहे हैं वो एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है, मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप कई ब्रह्मांडों में आ जा सकते हो। अश्वत्थामा एक रुद्र शक्ति है, इसका मतलब यो प्रकाश की गति से बल सकते हैं और वही शक्ति इस डायन के अंदर भी मौजूद है। अगर ठीक तरह से आकलन करे तो एक मामूली व्यक्ति के लिए कल्ट मंदिरों में पूजा अर्चना करना कैसे संभव है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह नामुमकिन नहीं। हमारे संसार जैसे कई अनगिनत संसार हैं और उन्हीं के भांति कई महाभारत जिनके अलग अलग परिणाम हुए होंगे। युक्त पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम की बात कहाँ से आ गई? गौरव, अभी सुनैना का मस्तिष्क उस डायन से लिप्त है। मतलब जो वी डायन देख सकती है वही सुनैना देख सकती हैं, और जिन्हें हमारे ओझा बाबा ने भी देखा। इसका मतलब संसार हर एक श्रापित अश्वत्थामा केवल अपनी धरती तक पूजा अर्चना करने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि वो दूसरे ब्रह्मांडों में भी जाकर भगवान शिव की तपस्या करता है, जिसके कारण उन अश्वत्थामाओं के पीछे उनकी व्यक्तिगत पाप भी दूसरे ब्रह्मांड में निरंतर जा सकते हैं। रोहन, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों करती हैं वो क्यों अपने ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रह सकती? गौरव, इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है, पर एक बात तो सच है कि जितना हम समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ओबर कुटिया के बाहर इसके कमांडो पेड़ों को ऊपर पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड और पूरी तरह से लेश हमला करने के लिए दीपक के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। उनमें से एक अफसर अपने रेडियो पर दीपक को इन्फॉर्म करते हुए, सीनियर अफसर, हम पोजीशन में हैं, हमला करने का ऑर्डर दीजिए। CH-46 संघर्ष 1 रात के 9:30 बजे एक अनजाने जंगल के बीच में है। दीपका रेडियो पर अपने अफसर से बात करते हुए, ठीक है, मिशन शुरू करो और ध्यान रहे कि मुझे गौरव और सुनैना जिंदा चाहिए। सीनियर अफसर, जी सर। सभी टीम मेंबर्स को मास्क लगाने और स्मोक गन्स तैयार रखने के लिए इशारा सीनियर अफसर देता है, जिसके बाद सभी अपने मास्क पहनकर और अपने स्मोक बम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ पेड़ से उतर जाते हैं और कुछ पेड़ों से ही उस कुटिया पर नजर रखते हैं। उनको लिए केवल 2 लोग इस काम में रोड़ा डाल सकते हैं, एक तो है रवि और दूसरी है सुनैना, जो मिशन के लिए खतरनाक बन सकते हैं। यहाँ कुटिया के अंदर गौरव, रोहन, युक्ति और ओझा अभी भी सुनैना को ठीक करने और अपने अपने विचार रखने के लिए बातें कर रहे हैं, जिससे देख रवि चिढ़ता रहता है और दूसरी सिगरेट जलाकर कहता है, रवि, सिगरेट जलाकर और अपने आप से बातें करते हुए, अब पता चला कि देश पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग गलत प्रोफेशंस चुन रहे हैं। सारे फिजिक्स और फिलॉसफी का ज्ञान तो इस गौरव और युक्ति के अंदर ही भरा हुआ है, और ये चले हैं भूत पकड़ने। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है मुझे तुमने? ऊंचा इसका एक सैनिक अपने दूरबीन से कुटिया के दरवाजा के बाहर खड़े रवि को सिगरेट पीते हुए देखता है, अपने हेडाकॉन से सबको इसकी इत्तेला देते हुए। इसका सैनिक लगता है रवि कुटिया के दरवाजे के सामने है, लेकिन अब तक उसने हमें नहीं देखा है। तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट वहां से थोड़ी दूरी पर होती है और एक बहुत बड़ा सर्प उन्हें यहाँ दिखाई देता है। इस आवाज को सुत सभी इसके अफसर और कुटिया में बैठे लोग सिहर जाते हैं। माला, ये कैसी आवाज है? रवि, कोई कुटिया से बाहर नहीं निकलेगा, मैं देख के आता हूँ। रवि अपने बंदूक निकाले कुटिया के बाहर आता है और उस विशाल सर्प को देख डर जाता है। उस सर्प की लंबाई 81-20 फीट के आसपास थी और वजन कुल 3,000,5,000 किलो। ये विशालकाय सांप एक कोबरा के भांति दिखता है और जोर जोर से फुफकार रहा है। रवि, हे भगवान, क्या है ये? इसके अफसर, सर, यहाँ पे अचानक से एक बहुत विशाल सांप प्रकट हो गया है और हमारी ओर ही बढ़ रहा। दीपक, विशाल सांप? वो विशाल सांप इसके अफसरों के पास बढ़ता है। उन्हें देख सभी अपनी बंदूकों को तानकर उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस सर्प को उन गोलियां से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने फुफकार से ऐसा जहरीला धुएं पैदा करता है जिन्हों सूचने के बाद खड़े खड़े कई अफसरों का शरीर जल कर भस्म हो जाता है। इसके अफसर सभी पीछे हटो, पीछे हटो। गोली चलाते हुए वो पीछे की ओर हटे हैं, लेकिन जंगल के टहनिए से लटके छोटे छोटे नाग उन पर गिरकर उनको मारने लगते हैं। तड़पते तड़पते कई इस अफसरों की मौत हो जाती है। इसका अफसर, सर, इन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है, क्या करें हम? दीपक, ये जरूर नाग दानव है, गौरव को लेने आए हैं। सभी उस कुटिया को चारों तरफ से घेरकर उनकी रक्षा करो और जल्दी हमारे प्रोजेक्ट 5 के सैनिकों को एक्टिवेट करो। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं उस सर्पों से लड़ने के लिए। इसका अफसर, ठीक है सर।
इसका अफसर हेडसेट में बात करते हुए, टीम प्रोजेक्ट 5 रिलीज करो, रिपीट प्रोजेक्ट के सैनिकों को मिशन के लिए रिलीज करो, फौरन। फिर अपने सैनिकों की ओर देखकर, फॉल बैंक, एवरीवन फॉल बैंक, कुटिया को घेर लो, कोई भी कुटिया भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सके। सैनिका जी सर, सभी आदेशानुसार कुटिया के पास भागते हैं। उधर कुटिया के अंदर लोग गोलियां की बौछार और चीख पुकार सुन डर जाते हैं। जहां युक्ति माला के साथ सुनैना के शरीर के पास बैठ जाती हैं, उधर ओझा, गौरव और रोहन भी कुटिया में कैद हो जाते हैं। रवि बाहर से आकर कहता है, रवि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, मुझे लगता है कि इसके सैनिक ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन विशाल सर्पों का मसला अब तक समझ में नहीं आए, वो क्यों उन पर हमला कर रहे हैं। रोहन, कौन विशाल सर्प, अब ये कहाँ से आ धमके। गौरव, क्या निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं है क्या। रवि, नहीं, आगे और पीछे उन्होंने हमें घेर लिए हैं। ओझा, लगता है मुझे अपने लोगों को बोलना होगा। ओडा अपना सेलफोन निकलकर किसी का नंबर डायल करता है। रोहना, ओझा को फोन के साथ देख, तो तुम्हें फोन भी चलना आता है। ओझा, हाँ, हम जंगली नहीं इंसान हैं। रोहन को देखकर फिर फोन पर बात करते हुए, हेलो मुरली, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। वो विशाल सांप कई सैनिकों को खाने के बाद अपने नाग मनाव के रूप में आता है। वो और कोई नहीं बल्कि ताकोश हैं। उसके सलाहकार भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक पूछता है, ताकोश का सलाहकार, महाराज, कुटिया के अंदर गौरव के अलावा 5 लोग और हैं, लेकिन उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ इसके सैनिक खड़े हैं। ताकोश, तो जितनी जल्दी हो सके उनको रास्ते से हटाओ, मुझे गौरव हर हाल में चाहिए। ताकोश का सलाहकार, जी महाराज, उस झड़प में भारी मात्रा में सैनिक मारे जाते हैं और कुछ नाग दानवों का भी अंत उन्हीं सैनिकों द्वारा होता है। अपने गोलियों और शॉक बम से वो भी कई नाग दानवों को मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन हालात पलटते देख उन सैनिकों का प्रमुख कुटिया के अंदर जाने के इरादे से ऊंचा आता है और रवि को देख दोनों एक दूसरे पर पानी बंदूकें तान देते। इसका मुख्य अफसर, दिमाग से काम लो रवि, अपनी बंदूक नीचे करो, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे जूझना हमें बाकी है। रवि, नहीं, मैं बंदूक नीचे नहीं करूंगा, तुम जरूर हमें मारने के इरादा से आए हो। इसका मुख्य अफसर, पागल मत बनो, अगर इरादा मारने का होता तो यहां हम कभी आते ही नहीं। देखो मेरे कितने अफसर इस मिशन में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और कितने और लगाएंगे। हम तो गौरव और सुनैना को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इंसों का क्या भरोसा, इनके मन में क्या चल रहा है यही जाने, इसलिए दिमाग से काम लो और अपनी बंदूक नीचे करो। रवि बेमजी से अपनी बंदूक नीचे करता है क्योंकि उसे पता था कि सर्विस रिवाल्वर मशीन गन का सामना नहीं कर सकती। इसका अफसर भी अपना बंदूक नीचे कर रवि के पास आता है और कहता है, इसका मुख्य अफसर, शुक्रिया, ये कहकर वो अंदर कुटिया में चला जाता है। उसे देख माला चिल्लाती है, तब अपना हाथ उठाए कहता है कि इसका मुख्य अफसर, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं और तुम लोगों की रक्षा उन दानवों से करने आया हूं। अब जब तक मैं ना कहूं कोई इस जगह से बाहर नहीं निकलेगा। उधर 2-3 हेलीकॉप्टर उस जंगल के हिस्से के आसमान में उड़कर आते हैं और उन हेलीकॉप्टर में से एक पायलट अपनी रेडियो में कहता है, हेलीकॉप्टर का पायलट अपने हेडसेट पर बात करते हुए, टीम प्रोजेक्ट 5 टीम मेंबर्स आर हियर, रिपीट प्रोजेक्ट 5 टीम मेंबर्स आर हियर। इसका अफसर पायलट की बातें सुनने के बाद खुश होते हुए हेडफोन पर कहता है, अब मजा आएगा। हेलीकॉप्टर में बैठा प्रोजेक्ट 5 का एक सैनिक उन नाग दानव की भारी ढूंढता है और अपने बजूका से उस बड़े जंगल के कई हिस्से को उड़ा देता है, जिससे सैकड़ों नाग दानव भस्म होकर मर जाते हैं। इतना बड़ा विस्फोट होता देख गौरव और युक्ति डर जाते हैं। गौरव, वो क्या था। इसका मुख्य अफसर, नागों का सफाया हो रहा है। इसने अपने शक्तिशाली सैनिकों के जत्थे यानी प्रोजेक्ट 5 को जमीन पर उतारा है। अब देखना कैसे सभी दुश्मनों के दांत खट्टे होते हैं। ताकोश, इतनी भारी मात्रा में उसके नाग दानवों को मरता हुआ देख, ये किसने किया। दीपका, अब उनको पता चलेगा इससे पांगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। CH-47 संघर्ष -2 ताकोश गुस्से में आकार एक विशाल नाग का रूप धारण करता है और 3 में से एक हेलीकॉप्टर को धक्का देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर उस टकराव के कारण जमीन पर गिरकर एक भारी विस्फोट के कारण फट जाता है। ये देख बाकी के 2 हेलीकॉप्टर और ऊपर चले जाते हैं ताकि उन पर ताकोश के द्वारा कोई हमला ना हो सके। दीपक हेलीकॉप्टर के पायलट से बात करते हुए, ध्यान रहे कि उन नाग दानवों में एक दानव अपने आकार को बेहद ही बड़ा बना सकता है। हेलीकॉप्टर का पायलट दीपक से हेडसेट पर बात करते हुए, हाँ सर, देख सकता हूं मैं। दीपका, और ये तो कुछ भी नहीं, वो अपने जहर से किसी भी चीज और धातु को पिघला सकता है।
इतने में ताकोश एक जोरदार सांस छोड़कर उन दोनों हेलीकॉप्टर्स पर अपने जहर का फुवारा छोड़ता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर्स की भारी क्षति पहुंचती है और उसका ढांचा पिघलने लगता है। दोनों हेलीकॉप्टर उस फुवारे के कारण जमीन पर गिरने वाले होते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट अपने हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हुए मेडे, हमारी हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है, मेडे। अचानक पीछे से आवाज जाती है, प्रोजेक्ट 5 का एक मेंबर, चलो पायलट साहब, जहाज छोड़ने का वक्त आ गया। जिसके बाद उस पायलट के सीट बेल्ट को तोड़कर सभी प्रोजेक्ट 5 के मेंबर्स अपने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ अपने पैराशूट से जमीन के एक सुरक्षित भाग पर कूदते हैं, जिसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर दो भयंकर विस्फोट के कारण खत्म हो जाता है। उन दोनों पायलट को इसके अफसर के पास छोड़कर प्रोजेक्ट 5 के वो 5 सैनिक निकल पड़ते हैं लड़ने के लिए। उधर ताकोत उन दोनों हेलीकॉप्टरों को बर्बाद करने के बाद अपनी नाग मनाव रूप में आता है और उनके सलाहकारों को देखकर कहता है, ताकोशव, मुझसे अब सहा नहीं जाता, खत्म करो सभी को। नाग सैनिक, जी महाराज। उधर कुटिया से बाहर झांकते इसके सैनिक पल पल बाहर अपना नजर बनाए रखते हैं। युक्ति, ये प्रोजेक्ट 5 क्या है? गौरव, मुझे लगता है ये इसके वो शक्तिशाली 5 योद्धा हैं जिन्हें मुश्किल मिशंस के समय निकाला जाता है। ये बात खुद दीपक ने मुझे बताई थी जब हम फैसिलिटी में कैद थे। रोहना, तो कौन है ये और क्या खासियत है इनमें? इसका मुखपा अधिकारी ये कौन है, कहाँ से आए हैं? हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास एक अनोखी शक्ति है जिन्हें इसने खुद अपने लेबोरेटरी में तैयार किया है। ओबर प्रोजेक्ट 5 की पहली लड़ाका एक 26 साल की लड़की होती है, गोरा चेहरा, लंबे बाल और एक सैनिक की कपड़े में लैस। वो उस जंगल में उन दानवों को ढूंढ रही। कशिश, अपने रेडियो पर बात करते हुए, मैं कशिश बोल रही हूँ। जंगल के इस हिस्से में सब कुछ शांत है, यहाँ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। तभी अचानक जंगल के उस क्षेत्र में जहाँ पेड़ के तनों से चिपके कुछ नाग उसके आगे गिरते हैं और पालक झपकते हैं। अपने शक्तिशाली नाग मानव के रूप में आ जाते हैं। उनमें से एक नाग मानव पूछता है, पहला नाग मनावह, तुम तो कोई योद्धा प्रतीत नहीं होती। तुम्हारी आंखों और शरीर से लग रहा है कि काफी दिनों से सोई नहीं हो तुम। कशिश की आंखें के आसपास बड़ी बड़ी डार्क सर्कल्स बन गए हैं और उसकी आंखें अत्यंत नींद से भरी हुई दिखाई देती हैं। इसे देख दूसरा नाग मनाव कहता है, दूसरा नाग मनावह, इसको यही खत्म कर देते हैं ताकि एक और दुश्मन खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद सभी नाग दानव कशिश पर झपट पड़ते हैं, लेकिन सबके हमलों से अपने आप को फुर्ती से बचती हुई कशिश उनसे दूर खड़ी हो जाती है। ये देखकर उनमें से एक दानव अपनी शक्तिशाली जहर उसकी ओर फेंकता है, पर उस जहर की बूंदों से अपने आप को फुर्ती से बचाकर उस नाग दानव के समक्ष खड़ी हो जाती हैं और अपने हाथ से उसे छूती हैं, जिसके तुरंत बाद वो नाग दानव जमीन पर धराशायी पड़ा मिलता है। इससे देख अन्य नाग दानव डर जाते हैं। तीसरा नाग दानव, डर, मैं क्या किया इसने? इसके चुने मात्रा से ये बेहोश हो धरती पर गिर गया। कशिश, जिसके चेहरे से अब चुस्ती दिखाई दे रही है, यही तो मेरी खासियत है, मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों को हारने के लिए उन्हें चुना पड़ता है। ये कहकर यो दूसरे नागों की और धमक पड़ती है। उच्च प्रोजेक्ट के 2 अन्य सैनिक, सूर्य और चाक्रांत, दूसरे नागों से लड़ रहे हैं। इनमें से सूर्य का शरीर रामायण के बलि के पात्र के समान अपने सामने वाले दुश्मन की आधी शक्ति को अपने अंदर खींच सकता है। मतलब जितने लोग सूर्य का सामना करेंगे उतना सूर्य घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं तीसरे सैनिक चाक्रांत की शक्ति धैर्यता की है। इसकी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज है और उसे अपने दुश्मन की शक्ति और समर्थ का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं पड़ता। इन दोनों की यही खूबियों के कारण वो कई नाग दानवों को मार गिराते हैं। उधर टीम का चौथे और 5वां मेंबर का नाम मधु और शल्य है। शैल्य वही क्लोन है जो बिल्कुल विमल के जैसा दिखता है। इन दोनों ने कुटिया के आसपास नजर बनाई रखी है ताकि वहां से गौरव और उसकी टीम को निकल सके। शल्प इस टीम का कप्तान है और प्रोजेक्ट 5 के हर मिशन को संभालता है। पेड़ पर बैठे कुटिया के आसपास की जगह के ऊपर अपने दूरबीन से पैनी नजर रखे हुए शल्य तब परेशान हो जाता है जब ताकोरा और उसके शक्तिशाली नाग दानवों को खुद ही कुटिया की ओर जाते देखता है। कशिश, जिसके चेहरे से अब चुस्ती दिखाई दे रही है, यही तो मेरी खासियत है, मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों को हारने के लिए उन्हें चुना पड़ता है। ये कहकर यो दूसरे नागों की और धमक पड़ती है। उच्च प्रोजेक्ट 5 के 2 अन्य सैनिक, सूर्य और चाक्रांत, दूसरे नागों से लड़ रहे हैं। इनमें से सूर्य का शरीर रामायण के बलि के पात्र के समान अपने सामने वाले दुश्मन की आधी शक्ति को अपने अंदर खींच सकता है। मतलब जितने लोग सूर्य का सामना करेंगे उतना सूर्य घातक सिद्ध हो सकता है।
वहीं तीसरे सैनिक चाक्रांत की शक्ति धैर्यता की है। इसकी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज है और उसे अपने दुश्मन की शक्ति और समर्थ का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं पड़ता। इन दोनों की यही खूबियों के कारण वो कई नागदानवों को मार गिराते हैं। उधर टीम का चौथे और पांचवा मेंबर का नाम मधु और शल्य है। शल्य वही क्लोन है जो बिल्कुल विमल के जैसा दिखता है। इन दोनों ने कुटिया के आसपास नजर बनाए रखी है ताकि वहीं से गौरव और उसकी टीम को निकल सके। शल्य इस टीम का कप्तान है और प्रोजेक्ट 5 के हर मिशन को संभालता है। पेड़ पर बैठे कुटिया के आसपास की जगह के ऊपर अपने दूरबीन से पैनी नजर रखे हुए शल्य तब परेशान हो जाता है जब ताकोश और उसके शक्तिशाली नागदानवों को खुद ही कुटिया की ओर जाते देखता है। अपने रेडियो पर दीपक को इस बात की जानकारी देते हुए कहता है। शल्य अपने रेडियो पर दीपक से बात करते हुए, सर, ताकोश और उसके सहयोगी कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। इन पर गोलियां का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मुझे और मधु को जाके उनका सामना करना होगा, नहीं तो मुश्किल आ सकती। दीपक का ठीक है, ऑल थी बेस्ट। दीपक जो इस केस को अपने डीएफओ के ऑफिस से संभल रहे हैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी देखते हुए उनके जूनियर अफसर उनसे सवाल पूछते हुए कहते हैं, जूनियर अफसर क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? दीपक और प्रोजेक्ट 5 हमारे बेहतरीन टीम की फौज हैं जिन्होंने हमेशा हमें कई केसेस में जीत दिलाई है, लेकिन अब जी लड़ाई वो लड़ने वाले हैं वो उनके लिए बेहद नामुमकिन हैं। होप ये सक्सीड। ताकोश और उनके अनुयायी कुटिया की ओर जाते हैं और रास्ते में आने वाले कई सैनिकों को अपने जहर से खाम कर देते हैं। बचे हुए सैनिक जी घायल हैं, अपनी अपनी बंदूक उठाते हैं और उनमें से एक अफसर कहता है, इसका सैनिक सभी अपने अपने बंदूक उठाओ, इनको हमारे पार जाने नहीं देना। जूनियर सैनिकी जी सर। सभी घायल 4-5 सैनिक मिलकर ताकोरा और उसके अनुयायी के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन ताकोश पर गोलियां का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसके अनुयायी गुस्से में आकर अपने हाथों को अजर के शरीर में बदलकर उन दूर खड़े सैनिकों को धाप लेते हैं और उन्हें दबाकर मार देते हैं। सैनिक आज़ा AAA। ताकोश का अनुयायी कोई नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। सभी सैनिक के मुंह से रक्त के बहता है और उन नाग दानवों के शक्तिशाली हाथों से दाबकर वो मारे जाते हैं। ताकोस उन मरे हुए सैनिक के पास आकर कहता है, ताकोश मेरे बहुत लोगों को मारा है तुम लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद तुम हमको हरा नहीं पाओगे। इतने में शल्य और मधु ताकोश के आगे आके खड़े हो जाते हैं और शल्य कहता है, शल्य तुम जो कोई भी हो अभी इसी वक्त रुक जाओ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आगे मत बढ़ना। ताकोश ये सुनकर हंसने लगता है, तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? तुच्छ मनुष्य, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? शल्य अगर जरूरत पड़े तो जरूर लड़ेंगे और हराएंगे भी, लेकिन उसके पहले चंद सवाल। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? ताकोश तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, हट जाओ नहीं अपने सैनिकों के जैसे मेरे हाथों मारे जाओगे। इतने में उधर कशिश, सूर्य और चाक्रांत आके शल्य के पास खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख शल्य कहता है, शल्य हमें हटा के दिखाओ तो माने तुम्हें। ताकोश घमंड किसी पे भी नहीं जचता, अब तुम्हारे कटे हुए सर ही अब मुझसे मांझी मांगेंगे। CH-48 तकरार। शल्य, मधु, चाक्रांत, कशिश और सूर्य अपने हथियारों के साथ लेश ताकोश और उसके अनुयायियों के पहले वार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर ताकोश एक अजब सी आत्मविश्वास में खड़े अपने हाथों को पीछे रख प्रतीक्षा में इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से अपने अनुयायियों को कहता है, ताकोश में और प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, इन सबको मृत्यु के घात उतार दो। ताकोश के अनुयायी जी महाराज। सभी अनुयायी प्रोजेक्ट 5 के सैनिकों की ओर चावा बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देख शल्य, कशिश, चाक्रांत और सूर्य को कहता है, शल्य, कशिश, चाक्रांत और सूर्य जल्दी से प्लान ए फॉर्मेशन। सूर्य, चाक्रांत और कशिश उन 3-4 अनुयायियों से लड़ने के लिए आगा बढ़ते हैं। ताकोश के अनुयायी पूरी शक्ति से उन तीनों से भीड़ जाते हैं, जहां कशिश एक नाग दानव से, सूर्य 2 और चाक्रांत 1 से लड़ते हैं। सूर्य के समीप आते ही उन 2 नाग दानवों की आदि शक्ति सूर्य के अंदर समा जाती है। गया सूर्य, आओ केचुओं, तुम्हारी केचुली उतरने के वक्त आ। ताकोश का एक अनुयायी, तेरी शमशान आज इधर ही बनेगी। ये कहकर एक बड़ा सा पत्थर वो नाग दानव सूर्य पर फेंकता है, लेकिन अपने एक ही मुक्के के प्रहार से सूर्य उस पत्थर को चुरा चुरा कर देता है। ये देख उससे लड़ने वाला दूसरा दानव अपना विशाल रूप धारण कर सूर्य को अपने पूंछ में अजगर के जैसा फंसा देता है, लेकिन सूर्य अपनी प्रचंड शक्ति से उस नाग दानव के दबाव से बाहर निकल आता है। सूर्य की ये प्रचंड शक्ति देख दोनों नाग दानव प्रभावित होते हैं। ताकोश का दूसरा अनुयायी, हमने किसी शक्तिशाली मनुष्य को नहीं देखा। सूर्य, तो आज देख लो कि किस तरह ये आदमी तुम्हारे
दांत खट्टे करता है। ये कहकर सूर्य उन नागों के ऊपर लपकता है। उधर कशिश पुनः अपनी स्फूर्ति से नाग दानव के हमले से बचती हैं, जो कशिश को मारने के लिए अपने आप को बड़े अजगर में परिवर्तित कर चुका है। वो कशिश को मारने के इरादे से उस पर बिजली की तरह हमला करता है, लेकिन हर बार कशिश उसके हमलों से बच जाती है। ताकोश का तीसरा अनुयायी अजगर के रूप में दांत देनी होगी। तुम्हारी कुचलता तुम्हारे चेहरे के थकावट से मेल नहीं खाती, लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगी। ये कहकर वी अपना बड़ा सा मुंह खोल कशिश पर झपटा मारती हैं। उधर चाक्रांत अपने खंजर से उस भयानक नाम दानव से लड़ रहा है। उन दोनों की युद्ध की गति बिल्कुल एक सांप और नेवले के युद्ध के समान होती है, जिस कारण चाक्रांत एक फुर्तीले नेवले की भांति उस नाम दानव को बहुत चोट पहुंचता है। रक्त में लहूलुहान वो नाग दानव चाक्रांत को देख के कहता है, नाग दानव तुम तो एक मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन युद्ध को ढालता बिल्कुल एक नेवले के भांति। चाक्रांत जो अनुमान लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारा मृत शरीर धरती पर पड़ा होगा। नाग दानव कोच में तेरे ये साहस। ये कहकर वो उस पर विष का विशाल फुवारा छोड़ता है, जिससे चाक्रांत बच जाता है, लेकिन उसके पीछे के पेड़ सारे जल के भस्म हो जाते हैं। चाक्रांत कहता है, चाक्रांत बाल बाल बच गया, नहीं तो मारना निश्चित। वो नाग दानव उस पर निरंतर विष का फुवारा छोड़ता है, लेकिन हर बार चाक्रांत उस विष के बदल से अपने आप को बचा लेते हैं, जो पत्थरी की भी जला देने की क्षमता रखता है। उधर दूर खड़े ताकोश इस लड़ाई को बड़े ही दिलचस्पी से देखता है और शल्य और मधु की ओर देखता है, जो उस युद्ध में कुछ कर ही नहीं रहे। ताकोश, इनकी शक्तियां तो विस्मयकारी हैं, जिन्हें मेरे शक्तिशाली नाग दानव भी हरा नहीं पा रहे हैं। लगता है इस लड़ाई में मजा आने वाला है। शल्य ताकोरा को देखकर वो ना ही इन तीनों के शक्तियों से भयभीत है और न ही अपने साथियों की मदद कर रहा है। अब तक तो हमें ये तक नहीं पता कि इसकी शक्तियां हैं क्या। हमें बहुत जल्द इसकी शक्तियों का आकलन करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी लंबी ये लड़ाई खिंचेगी उतना ही हमारे लिए खतरनाक है। उधर बार बार हमले करने के बावजूद वो विशाल अजगर दानव कशिश को छू भी नहीं पाया और थक गया। ये देख कशिश एक जगह पेड़ के ऊपर के तन्ने में कड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, कशिश, मैंने तो सोचा था कि बहुत मजा आएगा, लेकिन तुमने तो मुझे छुआ ही नहीं। अजगर नाग दानव क्रोध में, तू तो काया है जो मेरे हमले को झेल भी नहीं सकती, इसलिए हर बार मुझसे दूर भाग रही हैं। कशिश अपने हाथों का ग्लोव्स उतारकर, ठीक है अब मेरे बारी तुझे छूने की, इस बार खुद को बचाना। ये कहकर कशिश उस पर लपकती है। ये देख वो नाग दानव कहता है, अजर नाग दानव आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर वो कशिश की और तेजी से प्रहार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन कशिश जैसे उस अजगर के मुंह के पास आती है, एक जोरदार मुक्का उस नाग दानव को मारती है, जो इतना प्रभावशाली नहीं होता, पर फिर भी वो विशाल अजगर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख ताकोश कहता है, ताकोश अद्भुत। ये कहकर वो एकदम से उस अजगर के पार प्रकट हो जाता है, जिसको देख कशिश डर जाती है और वहां कुछ ही दूरी पर कड़ी हो जाती है। ताकोश कशिश को देखकर, बहुत बढ़िया, मेरे दानव इंद्रा से भी लड़ सकते हैं, परंतु तुम्हारे प्रहार ने इसे बेहद अधमरा बना दिया। दूर खड़ा शल्य ये देख डर जाता है। शल्य, कशिश दूर हट जाओ वहां से। जिसे सुन कशिश ताकोश से और दूर हट जाती है। ताकोश अपनी 2 उंगलियां उस विशाल बेहोश अजगर के गले पर रखता है और अपने आप से कहता है ताकोश, जैसा मैंने अनुमान लगाया ठीक वैसा ही हुआ। उधर सूर्य उन नाग दानवों को मार मार कर घायल कर देता है। उनकी आदि शक्तियों को सूर्य पहले ही अपने अंदर धारण कर चुका था और घायल होने के बाद उनका जहर भी उतना प्रभावशाली नहीं रहता। घायल अवस्था में भी बार बार वो सूर्य पर विष की बदाल छोड़ते हैं, लेकिन उससे सूर्य को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता और अपने मुक्के से लगातार उन पर प्रहार कर उन्हें खत्म कर देता है। जब वो निर्जीव हो जाते हैं तब उनके खून की छींटों में डूबा सूर्य उनकी लाखों के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, सूर्य अब इनकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ चाक्रांत और उस नाग दानव की लड़ाई अब तक चल रही है। रक्त में लहूलुहान और पूरी तरह सा थका हुआ वो नाग दानव अब गहरी सांसें ले रहा है। चाक्रांत, लगता है तुम थक गए हो, हार मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। नाग दानव, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तभी ताकीद उसे दूर से रोककर कहता है, ताकोश सुसुप्ति, अपने अन्य सिद्धियों का प्रयोग करो। तुम इतने कमजोर नहीं हो जितना ये लोग तुम्हें समझ रहे। नाग दानव ताकोश की बातें सुनने के बाद वो जमीन पर खड़ा होता है और क्रोध में कहता है, हाँ महाराज, मैं इतना कमजोर भी नहीं। अब देख मैं किस तरह तुझे समाप्त करता हूँ। वो नाग दानव अपने हाथ जोड़ और आंखें बंद कर एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद उसका शरीर एक सांड में
परिवर्तित हो जाता है। ये देख चाक्रांत अपना खंजर तैयार रख उसके हमले का इंतजार करता है। उधर शल्य ये देख कहता है, शल्य तो दीपक ठीक कहता था, ये अपना रूप और रंग भी बदल लेते हैं, काफी दिलचस्प है इनकी शक्ति। वो सांड में परिवर्तित नागदानव जमीन पर अपने पैसे को रगड़ के तेज गति से चाक्रांत की और उसे खत्म करने के इरादे से अग्रसर होता है। 2 बारी चाक्रांत उसके हमले से बच जाता है। थोड़ी दूर जाके वो नागदानव सांड के रूप में पलट के चाक्रांत को देखता है और कहता है, नागदानव, लगता है कि तुम केवल नेवले की शक्तियां धारण कर सकते हो, लेकिन एक सांड नेवले को रौंदने की शक्ति रखता है। तुम अब मेरे हाथों से कब तक बचे रहोगे? ये कहकर वो फिर से चाक्रांत की ओर लपकता है, लेकिन दूर खड़ा राल्य मंद मंद मुस्कुरा रहा है। चक्रांत बिना हिले डुले वहां खड़ा हो जाता है। ये देख नागदानव सोचता, नागदानव ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, अब ये मेरे हाथों मारा जाएगा। उस सांड की तेज गति के कारण उसमें और चाक्रांत के बीच की दूरी कम हो जाती है और अपने सिंथों से याक्रांत को उख फेंकने के उद्देश्य से और अधिक तेजी से अग्रसर होता है, लेकिन उसको वो मार पाता। चाक्रांत सही समय पर हट जाता है और अपने गांजा से उसके सांस नली यानी जगुला वैस पर हमता करता है। लहूलुहान अब वो नागदानव अपने असली रूप में आते हैं और मर जाता है। ये देख शल्य को देखकर कहता है, शल्य, तुम्हारे सारे सैनिक मारे गए, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन दूर ताकोश ये सुन कहता है, नाकोश, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अब सभी तैयार रहो, अब मेरे हमले की बारी है। CH-49 ताकोश की शक्ति युद्ध में घायल और धके हुए चाक्रांत, कशिश और सूर्य शल्य के पास आकर खड़े हो जाते हैं। शल्य कहता है, शल्य, बहुत ही बढ़िया काम किया तुम लोगों ने, अब पीछे हटो, अब मैं और मधु मोर्चा संभालेंगे। सूर्य, मेरी चिंता मत करो शल्य, मुझे जब भी लगेगा मैं लड़ाई में कूद जाऊंगा, मुझे ज्यादा देर नहीं लगता ठीक होने में। शल्य, पता है, पर अब आराम करो। कशिश अपने बैग से पैन किलर की इंजेक्शंस निकलती हैं और सूर्य और चाक्रांत को इंजेक्शन लगवाती हैं। ये देख दूर खड़े ताकोश हंसते हुए कहता है, ताकोश, तुम लोगों की शक्तियां बेहद विस्मयकारी थी, तुमको लड़ते हुए देख मजा आया, लेकिन तुम लोगी की शक्ति का भेद लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी मुझे। कशिश, मतलब ताकोश, तुम्हारा पहला योद्धा कशिश अपने धकान को केवल छूने मात्र से अपने दुश्मन के शरीर में स्थानांतरित करती है, मतलब अगर वो किसी को छू ले तो वो प्राणी एक विस्मयकारी थकान के अधीन हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा योद्धा चाक्रांत किसी भी जानवर की शक्ति को अपने शरीर में बुलाकर उसका उपयोग कर सकता है। खूबी ये है कि उसका रूप नहीं बल्कि केवल उसकी शक्तियां विकसित होती हैं। और तीसरा योद्धा सूर्य, मैंने इसकी शक्ति के बारे में पढ़ा है, ये रामायण के पात्र बाली के भांति अपने दुश्मन के आदि शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकता है, मतलब जितनी बड़ी सेना उतना ही मुश्किल ये लड़का। शल्य, और हमारे बारे में क्या ख्याल है? ताकोश, तुम्हारी शक्ति का आकलन करने का मौका नहीं मिला क्योंकि तुमने तो अभी तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अगर चाहो तो हम अभी एक दूसरे से भीड़ कर एक दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं। शल्य, ठीक है, फिर नेक काम में देरी कैसी? मधु देख के कहता है, जब तक मैं ना कहूं बीच में मत आना। मधु, ठीक है शल्य। ये कहने के बाद शल्य ताकोश की ओर बढ़ता है और उससे थोड़ी दूरी में खड़ा हो जाता है। ताकोश भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर वो एक दूसरे को घूरते हैं, फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शल्य उस पर अपने घुसी और लातों से प्रहार करता है, लेकिन इसका ताकोश पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए वो सभी हमलों को विफल कर देता है, लेकिन शल्य को सतर्कता देख ताकोश अपने हमले की गति को तेज कर देता है। वो अचानक से बड़ी तेजी से शल्य के आसपास दिखने लगता है, जैसे कि शल्य का सामना एक नहीं बल्कि 20-25 ताकोश से हो रहा हो। उसके हमले को झेल नहीं सकने के कारण वो पीछे हट जाता है और सोचता है, शल्य तो इसकी शक्ति, इसकी तेजी है, अगर इसकी किसी प्रकार से इसके गति को धीमा किया जा सके तो कुछ बात बने। शल्य अपने पॉकेट से स्मोक बॉम्बर्स निकाल ताकोश के आस पास फेंकता है, जिसके कारण से धुएं का एक गुब्बार फैल जाता है, जिससे देख ताकोश अपनी आंखें बचा के कहता, ताकोश, ये कैसी चीज है, इससे तो मेरी आंखें जल रही हैं। मौका पाकर शल्य वहां से थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है जहां बड़े अजगर की लाश पड़ी हुई है। मधु को देख के पूछता, शल्य, कुछ पता चला? मधु, नहीं, ये बहुत तेज है शस्य। लेकिन शल्य कुछ कह पाता, ताकोश पीछे से हमला कर देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। मुस्कुराते हुए ताकोश कहता है, साकोश, क्या हुआ? तुम लोग तो मुझे मारने वाले थे। शल्य, ये गिरा हुआ देख। सूर्य मैदान पर कूद पड़ता है। सूर्य, ताकोश, अब मेरे हाथों मरेगा तू। ये कहकर सूर्य आंख बंद करता है। अचानक से ताकोश की आदि शक्ति सूर्य के अंदर आ जाती है।
सूर्य, मैंने कभी इतनी जबरदस्त ऊर्जा महसूस नहीं की। ताकोश, सूर्य के ऊपर हमला करने आता है, अब आया कोई मेरे टक्कर का, कैसा लग रहा है मेरी शक्ति को अपने अंदर धारण करके। ताकोश और सूर्य एक दूसरे से लड़ाई में उलझ जाते हैं। शल्य के पास मधु और कशिश आते हैं। घायल शल्य उन दोनों को देख के कहता है, शल्य कुछ पता चला? मधु, नहीं, उसकी असली शक्ति वो उजागर नहीं कर रहा है। उधर सूर्य ताकोश से लड़ते लड़ते थकने लगता है। उस थकान और दर्द को महसूस करते हुए सूर्य मन ही मन खुद से कहता, सूर्य, ताकोश से लड़ते लड़ते ऐसा लग रहा है कि मेरी बाजू फट जाएगी, इसकी बत्तियों को मैं धारण नहीं कर सकता। ताकोश अपने तेज गति के कारण सूर्य पर हमला करता है और सूर्य, जिसने ताकोश की आधी शक्तियां अपने अंदर समाई हैं, वो भी उसी गति से ताकोश से लड़ता है। ये देख कशिश कहती है, कशिश, शल्य, सूर्य बिल्कुल ताकोश की गति से गति मिलकर लड़ रहा है। शल्य, इसका मतलब उसने ये गुण भी अपने अंदर शक्तियों के साथ धारण कर लिया है। कुछ देर लड़ने के बाद दोनों ताकोश और सूर्य थोड़ी देर के लिए दूर खड़े हो जाते हैं। जहां ताकोश अभी भी हुष्ट पुष्ट और मुस्कुरा रहा है, वहीं सूर्य थकान और दर्द के मारे थोड़ी देर के लिए चौकन्ना खड़ा हो जाता है। शल्य, सूर्य, तुम कैसे उसकी गति से गति मिलाकर लड़ रहे हो? सूर्य, शल्य को देखकर, ये नागराज है और अपनी शक्तियों के कारण संपूर्ण छोटे बड़े सांपों के ऊपर इसका आधिपत्य है। मतलब उन सर्पों के शरीर के पास ये कहीं भी हो, ये तुरंत पहुंच सकने की क्षमता रखता है। शल्य, मतलब इस पूरे जंगल में कई नाग दानवों के लाश के कारण पे अधिक तेजी से विचर सकता है। ताकोश, बहुत बढ़िया। सिर्फ यही नहीं, मैं इस जगत में जितने भी सांप हैं मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ, उनके द्वारा अपने दुश्मनों पर नज़र रख सकता हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने दुश्मनों की हत्या भी कर सकता हूँ और मेरी यात्रा प्रकाश से भी कई गुना तेज हो सकती है। सर्प के शरीर से निकला हुआ हर एक अंग और रक्त के सहारे मैं उस हिस्से मैं पालक झपकते पहुंच सकता हूं। लेकिन ये केवल मेरी एकमात्र शक्ति नहीं है, मेरे पास बहुत सारी खूबियां हैं जिन्हें समझ पाना तुम जैसों के बस का नहीं। अब थका मांदा सूर्य जमीन पर गिर जाता है और हांफने लगता है। शल्य उसके पास आता है और उसे कहता है, शल्य, सूर्य को देखकर, अब तुम आराम करो, अब ये मामला मुझ पर और मधु पर छोड़ दो। जिसके बाद चाक्रांत और कशिश सूर्य को, शल्य और मधु को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। मधु और शल्य ताकोश के समीप आकर खड़े होते हैं और शल्य ताकोश को देखकर कहता है, शल्य, तुम हमारी शक्ति को देखने चाहता थे ना, अब तुम मेरे और मधु के पूर्ण शक्ति को देखोगे। ताकोश, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, लेकिन अब मेरा मंत्र तुम्हारे खिलौने देख देख के ऊब गया है, अब मुझे इजाजत दो। ये कहकर ताकोश अपनी आंखें बंद करता है और हाथी से मुद्राएं बना मंत्र जाप करने लगता है। ये देख वाक्रांत कहता, चाक्रांत, इसको गोलियों से भून दो। कशिश और चाक्रांत उस पर गोलियां दागते हैं, लेकिन अपने मंत्री की ताकत के कारण ताकोश एक अवरोध यानी बैरियर पैदा कर अपने आप को गोलियों से बचता है। कशिश, ये क्या? इसने हमारी गोलियां बैरियर बनाकर ब्लॉक कर दी। जिसके बाद ताकोश का शरीर चमकने लगता है और जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाता है। जिसके बाद वी ताकोश के शक्तिशाली मंत्रों को सुनकर चाक्रांत, कशिश और सूर्य बेहोश हो जाते हैं। उधर मधु भी चक्राकार जमीन पर गिर पड़ती है और शल्य ये सब देख कहता है, शल्य, ये तो मंत्री की शक्तियों में भी पारंगत हैं, इसने तो सबको मंत्रों के जाप से बेहोश कर दिया। जिसके बाद शल्य भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ताकोश उन सभी को बेहोश देखकर कहता है, ताकोश, तुम लोगों से लड़के अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे गौरव के पास जाना है। CH-50 गौरव गिरफ्त में। DFO का ऑफिस। सुबह 4:30 बजे दीपक और उनकी टीम ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। DFO के ऑफिस से इस भीषण ऑपरेशन में कई इसके सैनिक मारे गए और कुछ घायल हो गए। क्योंकि अंदेशा होने के बावजूद दीपक ने नाग दानवों द्वारा इतने बड़े हमला की आशा नहीं की थी, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी इसके लिए ये मिशन फेलियर नहीं था, क्योंकि उन्हें अब ताकोश के उद्देश्य के बारे में पता चल गया और कई घायल और मृत नाग दानवों को इसने पूछताछ और विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। उधर इसकी मेडिकल टीम सभी घायल सैनिकों को मिशन साइट से एयरलिफ्ट करा रही थी, लेकिन मामला अभी भी थमा नहीं था। प्रोजेक्ट 5 के सैनिक की वॉर साइट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, जिसे देख दीपक और अन्य सीनियर अफसर घबरा गए। दीपक, एक अन्य सीनियर अफसर को देखकर, इनकी लोकेशंस रिफ्रेश करो और पता करो कि इनके ट्रैकर्स से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। सीनियर अफसर, जी सर, हम उनसे वल्की टॉकी में भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दीपक, क्यों? चेक करो कि ये कोई सिस्टम फेलियर के कारण से तो नहीं हो रहा है। सीनियर अफसर, नहीं सर, हम कुछ घंटों पहले तक उनकी
आवाज़ों को ट्रैक कर पा रहे थे, लेकिन अभी कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। दीपक थोड़ा नर्वस हो, ये तो बुरी बात है। जल्दी से एक टीम उनके लोकेशंस पर भेजो और पता लगाओ कि क्या मसला है और उनके रिकॉर्डिंग्स को जल्दी से चेक कर अपडेट दो मुझे। सीनियर अफसर, मेरी टीम इसी पर ही लगी है। रिकॉर्डिंग्स अनक्लियर हैं, फिर भी बहुत जल्द आपको रिकॉर्डिंग्स पर अपडेट मिल जाएगी और दूसरे दस्ता तुरंत ही प्रोजेक्ट 5 के लोकेशन की ओर निकल जाएगा। दीपक ठीक है, मुझे पल पल इस पर अपडेट चाहिए। सीनियर अफसर ठीक है सर। ये कहकर वो सीनियर अफसर वहां से चला जाता है। वो अपने रेडियो के पास जाता है और हेडसेट पहनकर उस इक्वल्स अफसर से बात करता है जो गौरव और उसकी टीम की देखभाल कर रहा है। दीपक चाली तो अल्फा अपडेट ऑन थे। सिचुएशन, इसका सीनियर सैनिक सो फार नो एनक्रोचमेंट। दीपक गुड, लेकिन तुमको आगाह करना चाहता था कि प्रोजेक्ट 5 के सैनिकों का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि वो उस ताकोश को रोक नहीं पाए। ही विल बी हेडिंग टू योर प्लेस नाउ, एंश्योर यू गार्ड थे फोर्ट। सीनियर सैनिक, शो सर, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। दीपक प्राउड ऑफ यू बॉय। बैंक उप कभी भी पहुंच सकती हैं। जल्द से जल्द तुम्हारी मदद के लिए मैं लोगों को भेजूंगा। डरना मत। सीनियर अफसर, यस सर। दीपक ओवर एंड आउट। ये कहकर दीपक अपने सर से हेडसेट उतार देता है और थोड़ा टेंस दिखाई पड़ता है। दीपक के पास बैठा हुआ अफसर, सर क्या सब कुछ ठीक है? दीपक अब मेरे पास केवल एक ही सैनिक है उस ताकोश से लड़ने के लिए। मेरे सारे आदमी या तो मारे गए या घायल हो पड़े हैं। अब रिजर्व फोर्स को भी आना में टाइम लगेगा। बस एक ही कामना है कि वो बांदा मरे नहीं। उधर वो सैनिक अपनी बंदूक को रेडी कर रहा है और उसमें गोलियां भर रहा है। उसे देख माला पूछती है, माला क्या हुआ सर, आप गोलियां क्यों भर रहे हो? सैनिक मुस्कुरा के कहता है, अब मैं अकेला बचा हूं। वो नागदानव इधर ही आ रहा है। समय बहुत कम था, लेकिन आप सबसे मिलके अच्छा लगा। रवि नहीं, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। इस तरह हम दोनों उससे लड़ पाएंगे। सीनियर सैनिक, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहकर इन सबकी रक्षा करो और वैसे भी तुम मेरे रास्ता में आओगे। युक्त ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हैं। क्यों हम यहाँ छुपे के बैठे हैं? सीनियर अफसर, कॉन्फिडेंशियल जानकारी के हिसाब से वो नागदानव किसी भी सांप से संपर्क कर हमारी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, इसलिए सभी लोग एक साथ रहकर इसका सामना करें, ना ही अलग अलग होके। माला और ओझा को देख, लेकिन आप लोग जा सकते हैं, ये मामला आपसे संबंधित नहीं है। माला युक्ति से गले लगकर, नहीं, मैं इनके साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगी। वो सैनिक मुस्कुराकर कुटिया के बाहर चला जाता है और अपनी मशीन गन सेट कर ताकोश का इंतजार करता है। सूर्य की लालिमा से उत्पन्न प्रकाश धीरे धीरे उस जंगल के अंधेरे को दूर करता है और चारों ओर धीमी धीमी सी प्रकाश फैलने लगती है और उसी के साथ ताकोश उस कुटिया की ओर आता है। उस विशाल दानव के कद काठी और शायरी को देखकर भी वो सैनिक नहीं घबराता और अपने मशीन गन से ताकोश पर निशाना लगाता है। ताकोश उसके पास आकर कहता है, ताकोश मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अपनी प्राण से कीमत चुकानी पड़ेगी। सैनिक कुछ नहीं कहता है, बस अपनी मशीन गन चालू करता है और उससे निरंतर निकलने वाली गोली ताकोश के शरीर को भेदने की कोशिश करती है। उस शक्तिशाली गन की रेंज बेमिसाल होती है और 1 मिनट के एक राउंड में 1000 गोली दाग सकती है। उस प्रभावशाली हमले में ताकोश अपने आंखों और चेहरे को बचाने के लिए अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है। कुटिया के अंदर गोलियां की आवाज सुन युक्ति घायल सुनैना के पास जाकर उसे जोर जोर से हिलाकर कहती है, युक्ते उसके शरीर को हिलाते हुए, सुनैना सुनैना जागो जागो, हमें बचाओ। ओझा नहीं, मत उठाओ उसे। युक्ति के पास जाता है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। युक्ते रोते हुए ओझा को देखती है, अब हमारे पास इसके सिवा और कौन सा चारा बचा है? बाहर वो सैनिक हमारी जान बचाने के लिए उस दानव से अकेले लड़ रहा है और हम निहते अंदर बैठे हुए हैं। ये सुन गौरव और रोहन अपने आप को कोसने लगते हैं। गौरव सोचता है, गौरव युक्ति ठीक कह रही है, ये सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैं थोड़ा साहसिक होता तो अपने दोस्तों के ऊपर कभी ऐसी मुसीबत नहीं आती। मैं इतना निर्बल क्यों हूँ मैं इतना निर्बल? ये सोचते सोचते गौरव की आंखों में पानी भर जाता है। रोहन उसकी नाम आंखें देख समझ जाता है कि गौरव की पीड़ा क्या है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता, केवल अपने किस्मत को कोसता है। इतने में 15 मिनट लगातार गोली चलाने के बाद एक धूल का गुब्बारा उधर प्रकट हो जाता है। सैनिक ताकोश को उस धुएं के गुब्बारे के कारण देख नहीं पाता। वो अपनी मशीन गन चलना रोक देते हैं। सैनिक, क्या वो दानव मार गया? किसी तरह की कोई गतिविधि दिखाई ना सुनाई दे रही है।
इतने में उस गुबार से एक बहुत बड़ा पत्थर उस सैनिक की और उछाल दिया जाता है, जिससे डाब सैनिक का सर फुट जाता है और तुरंत वो मारा जाता है। उस सैनिक की चीखें सुन्न माला और युक्ति और रोने लगते हैं और रवि पसीने में तरबतर अपने कैप्टे हाथों से बंदूक थामे कुटिया के दरवाजे के सामने ताकोश का इंतजार कर रहा है। अचानक वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके विशाल शरीर, सिंग, नाखून, दांतों और भयानक चमकती हुई आंखें देख वो डर जाता है और अपनी बंदूक उसकी और तान देता है, लेकिन ताकोश के एक प्रहार से वो कुटिया के अंदर जा गिरता है और लहूलुहान मूर्छित हो जाता है। उसे देख बाकी सब अब बेहद डरे सहमे हुए हैं। इतने में एक अजीब सा धुआं पूरे कुटिया के अंदर फैल जाता है। रोहना, जो धुएं के देख कहता है, ये कैसा धुआं है, मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं। ये कहकर ओझा, माला, युक्ति, रोहन और गौरव बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर उस धुएं के प्रभाव चाटने के बाद ताकोश कुटिया के अंदर आता है और गौरव के बेहोश पड़े शरीर को उठा के कहता है, ताकोश, आखिरकार तुम मिल गए। गौरव